अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाक फौज की छतरी तले दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की यकीन दहानी और आर्मी चीफ की ताजरों से हालिया मुलाकातों के बाद से मुसलसल अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी रुपया रोज़ बरोज़ तगड़ा हो रहा है और आज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 304 रुपये 94 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल 3 रोज़ की गिरावट के बाद आज 308 रुपये पर आ गया। आज भी करेंसी मार्केट में डॉलर खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज़्यादा थे। क्रैकडाउन की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ और सट्टेबाज डॉलर सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हो गए, जिससे मसनूई तौर पर पैदा होने वाले इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के बीच का फ़र्क अब 1% से भी कम हो गया। हालांकि IMF की तरफ से 1.25% की शर्त थी और गुज़िश्ता हफ्ते तक ये फ़र्क 5.5% तक चला गया था। ज़र मुबादला के बाजार में डॉलर की बेकदरी की वजह से बरतानवी पाउंड और यूरो की कीमतें भी घटना शुरू हो गई हैं, जबकि स्टेट बैंक ने बैंक्स को एक्सचेंज कंपनीज खोलने की इजाज़त दे दी है। ये फैसला भी सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हौसले पस्त करने के लिए बहुत अच्छा समझा जा रहा है। सोने की फी तोला कीमत 5,800 रुपये कम हो चुकी है। दूसरी तरफ IMF 200 यूनिट के सार्फिन को रिलीफ देने पर राजी हो गया और इस सिलसिले में हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। इसके अलावा बिजली चोरों के खिलाफ आज से एक क्रैकडाउन भी शुरू हो गया है। अशिया खुरनोश के स्मगलर्स के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। गोदामों में छुपाई गई चीनी मार्केट में आने की वजह से इसकी कीमत भी हम देख रहे हैं कि कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकार प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ मकामी सरमायाकारों और ताजरों ने SIFC में नुमाइंदगी देने की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया है, ताकि वो भी पाक फौज के शाना बशाना मुआशी खुद मुख्तारी की मंजिल हासिल करने में अपना हिस्सा डाल सके। इन्हीं तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात नदीमुल हक साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। नदीमुल हक साहब, हमने देखा है कि जब से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है ताजिर कम्युनिटी से, उसके बाद से सूरत हाल में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल अब इकदाम भी किए जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये असर कितने अरसे तक रहेगा? देखिए जी, इकोनॉमी किसी के मीटिंग से या किसी की बयानात से चेंज नहीं होती। इकोनॉमी के अपने डायनेमिक होते हैं, वो चलती है। मार्केट में तिजारत जो होती है, जो काम हो रहे होते हैं, जैसे लोग काम कर रहे थे उस पर चलती है। मीटिंग हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ थोड़ी देर के लिए लोग उसको सोचते हैं कि इसका असर क्या होगा, फिर लोग रास्ता ढूंढते हैं उसके साइड से जाने का, उसके इधर उधर से जाने का। ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती एक मीटिंग होने से या डंडे चलाने से। ये कोई तरीका नहीं है। दुनिया में बहुत एक्सपीरियंसेस है, भरे पड़े हैं। सबको मैं क्या बताऊँ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, सब जगह ये काम होता रहा है, ईस्ट एशिया, एवरीवेयर। तो ऐसे नहीं चल सकती इकोनॉमी, बयानात से डंडे मारने से नहीं चलती। तो ये बताइएगा, लेकिन आखिर हमने देखा है नदीमुल हक साहब के इमीडिएटली असरात तो कुछ आए हैं। मसलन यानी अगर हम पिछले हफ्ते और इतवार की 2 मीटिंग से पहले देखें तो डॉलर जो था वो 331 रुपये तक चला गया था ओपन मार्केट में और मिल नहीं रहा था। अब सूरत हाल ये है कि डॉलर की इंटरबैंक मार्केट तो इतनी नहीं गिरी, लेकिन ओपन मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी है। तो ये इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किए जा सकते हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त क्या डॉलर मार्केट में मिल रहा है? अगर आज मैं मार्केट में जाऊं, $10,000 लेने की कोशिश करूं, मुझे मिल जाएगा इस रेट पे? मेरा नहीं ख्याल जी। मेरा ख्याल है ये जो हमारी मार्केट बहुत थिन है, इसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है। पिछले कुछ देर पहले मैं बाहर जा रहा था तो मैंने $1,000 लेने की कोशिश की, बड़ी मुश्किलों से मिला और उसका रेट मुंह मांगा रेट था। तो ये कहना कि डॉलर का रेट चेंज हो गया, या तो मार्केट हो, इनकी कोशिश है कि जी वो करेंसी डीलर्स को मार देंगे, चले मार दें, पर मार्केट हवाला मार्केट में चल जाएगी। ठीक है, हवाला मार्केट तो इंटरनेट पे है ना, ओवर द काउंटर तो है नहीं, तो उस पर फिर क्या करेंगे? देखिए, रेट वो होती है जहाँ चीज मिले। ये कह देना कि गाड़ी की कीमत लेट से 50 लाख रुपए है, तो मिलती तो 80 पे है, तो 50 लाख का क्या फायदा? 80 लाख उसकी कीमत है। ठीक, तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि डंडे के जोर पे नहीं सब कुछ कराया जा सकता, तो फिर क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी हमें इमीडिएट कुछ ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि हम चीजों को नॉर्मलाइज कर सकें। देखिए जी, ये बात तो हम पिछले 70 साल से कर रहे हैं। आप लोग टीवी पे बैठ के तंग नहीं आते कि आज क्या कर सकते हैं कि रेट स्टेबलाइज हो जाए? ये 70 साल से हम लगे हो, अब क्या करें? एक कंट्री जो 70 साल से क्राइसिस में रह रही है, एक कंट्री जो 70 साल में अपना काम नहीं ठीक कर सकी, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा।
अब आपको करना जो पड़ेगा बड़ी सिंपल बात है कि खुदारा मार्केट को खोलें, खुदारा लोगों को काम करने दें, बजाय इसके कि लोग रोज गेस कर रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। जितना लोग टाइम ज़ाया करेंगे आज रेट क्या, उतना वो एक्सपोर्ट और गिरेगी, उतना काम और गिरेगा। आप लोगों को काम करने दें, आप लोगों को हट जाए पीछे, लोगों को काम करने दें। इन्वेस्टमेंट को मैं बार बार कहता हूँ, हर टीवी शो पे इन्वेस्टमेंट को खोले, बजाय तंग करने के, लोगों को एनओसी मांगने के, वो डॉक्यूमेंटेशन मांगने के। इन्वेस्टमेंट करने दें, इंपोर्ट्स को खोले, इंपोर्ट होने दें, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करें। आपने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हुई है, जो गाड़ियों को प्रोटेक्शन दी हुई है, मोबाइल्स को, 1000 चीज़ों को कहा हुआ है कि आप यहाँ गाड़ियाँ बनाएं, उनको कहे भाई 70 साल हो गए आपसे गाड़ी नहीं बनती, अब आप बस कर दें, या तो हमें एक्सपोर्ट करके दिखाएं या आप घर जाएं। एक्सपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर लगा दे टैक्स 60% या 70%। उनको कहे अगर आप 10% एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको छूट देंगे, थोड़ी सी 20% कर देंगे और छूट देंगे। ये स्केल पूरा बना के दे सकते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म करें, लोगों का बाहर एक्सपोर्ट करें, बाकी लोगों को एक काम करें, दबा के काम करें, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं करें। हर इंडस्ट्री को नदीम साहब, आपको लगता है कि ये जो SIFC हमने बनाई है, एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये कुछ रोल प्ले कर सकेगी और शॉर्ट टर्म में कुछ बेहतरी ला सकेगी? नहीं जी, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्ट टर्म मिरेकल। मैं आपको कहूँ, देखें, एक बंदा वेट गेन कर ले, जैसे मैंने वेट गेन कर लिया है, अगर आप मुझे कहें शॉर्ट टर्म में वेट, तो मैं एक ही कर सकता हूँ चीज, पेट कटा दूं। शॉर्ट टर्म में तो कोई वेट नहीं लूज होता। वेट लगेगा मुझे साल एक लूज करने में, अगर मैं बहुत मेहनत करूं, मेहनत नहीं करूंगा तो वो भी वेट नहीं लूज होगा। तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, ये जो SIFC है, ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, इन्वेस्टमेंट हमने खुद करनी है जी। अगर मैं बनूंगा अपनी बाजुए जान पे बनूंगा, बाप के सर पे नहीं बनूंगा। ये हम सोच रहे हैं कि बाहर वाले हमें आके बनाएंगे, खुदारा बाहर वाले हमें नहीं बना सकते। और वो आके यहाँ अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्ट जब करेंगे तो खुद सोचिए, वो क्या हमें खैरात देने आएंगे? वो इन्वेस्ट करने आएंगे तो वो कहेंगे हमने पैसे भी निकालने हैं। अगर वो 50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5 बिलियन साल के लेके जाएंगे, तो 5 बिलियन आप साल के, फिर सॉरी, वो पहले 50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 50 बिलियन हमें कैश तो नहीं देंगे, बाहर से मशीनरी लेके आएंगे, तो पैसे तो बाहर ही रह जाएंगे, हमारे पास साथ में क्या आएगा? वो फिर हमसे पैसे मांगेंगे हर साल की, ये इतने पैसे वापस करें। तो हम क्या करेंगे? अभी रिकोडेक लिया, रिकोडेक कहता 7 बिलियन की मशीनरी लेके आएगा, चले ले आए। वो कहता आपकी अर्निंग 2030 से पहले कोई नहीं आनी, तो 2030 से पहले अर्निंग कोई नहीं आनी। 7 बिलियन डॉलर जो है उसकी वो बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आएंगे। बिल्कुल वो बाहर वालों को फायदा होगा, हमें तो फायदा कोई नहीं होगा। तो खुदारा इसको ठंडे दिल से बैठ के सोचे। आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, देखें, आपके जो कैमरे हैं बाहर से आए हैं, आपका सारा स्टूडियो की चीजें बाहर से आई हैं, ये इंपोर्ट हुई हैं। अब आप जो रेवेन्यू कमा रहे हैं लोकल करेंसी में कमा रहे हैं, ये तो इंपोर्ट हुई हैं चीजें, डॉलर तो खर्च हो गए। लोकल करेंसी में आप जो पैसे कमा रहे हैं, आपको कन्वर्ट करने के लिए बाहर पैसे देने हैं। अगर आप बाहर वालों को पैसे नहीं वापस कर सकते, वो आपको नए कैमरे नहीं देंगे। तो ये एक इकोनॉमी का एक सर्कल होता है जो चलता है। आप अगर सर्कल को बार बार तोड़ने की कोशिश करते तो काम नहीं चलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर हमें सेव नहीं करेगा, हमें अपने आप बनना है। हर मुल्क को, हर बंदे को अपने बाजुए जान से बनना है। लेकिन नदीम उल हक साहब, जैसे आपने खुद ही पहले कहा कि हमने अपने लोगों पे इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं, इतना डरा रखा है अपने सरमायाकारों को कि वो बेचारे डरते हैं सरमायाकारी करने से भी। तो खुदा के वास्ते खत्म कर देना ये काम, ये तो हमारे इख्तियार में है। ये चीफ अवामी स्टाफ को चाहिए कि सब ब्यूरोक्रेट्स को कहे, ओए किसी को तंग किया तो मैं डंडे मारूंगा, तुमने दफ्तर में बैठना, कुछ नहीं करना, काम ही ना करो, छोड़ दो। ये लोगों को तंग करना छोड़ दो। जो इन्वेस्ट करता है वो हीरो है, उसको हिलाले इम्तियाज, सितारा इम्तियाज दें। इन्वेस्टर को सिर पे चढ़ाएं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। चीन की हिस्ट्री पढ़े, चीन ने यही किया है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। हम तो अकाउंटेबिलिटी, चोरी चोरी ये कर रहे हैं, तो फिर कौन इन्वेस्ट करेगा? और ये कहना बाहर से आके कोई इन्वेस्ट कर देगा, मुझे समझ नहीं आती। हम सीखते नहीं है। मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड ने हमें क्या दे दिया? पैसे तो बाहर ले जा रहा है। पिज्जा हट है, पैसे तो बाहर ले जा रहा है। हमें क्या फायदा हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो इतना शोर मचा रहा है? अच्छा, अच्छी बात है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि अभी जो आप ये सारी चीजों की बात करें, हमारी निगरान गवर्नमेंट है, इतने ज्यादा इख्तियारात भी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। ये सारे काम कर सकते हैं, या अभी हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा ताकि एक फ्रेश गवर्नमेंट आए और फिर वो ये सारी चीजें स्टार्ट कर सके? देखिए, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं ये बात समझ आती। आप कहती है निगरान गवर्नमेंट तो वैसे ही फीते काट रहे हैं जैसे बाकी लोग काट रहे हैं। आज खबर आई है पंजाब में 2 ही मंसूबे नए शुरू हुए हैं। आज खबर आई है कि ये जनाब कितने प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं, निगरान हुकूमत साइन कर रही है लोगों के साथ प्रोजेक्ट। तो मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क का निज़ाम क्या है।
नंबर 2, इलेक्शन भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्शन होती है तो वही करते हैं, वो पिछले ने मेट्रो बनाई, नई ने भी मेट्रो बनानी है, पिछले ने भी वही फीते काटे, नए ने भाषा डैम के 10वां फीते काट चुके हैं। हम बार बार वही काम करते हैं, हम कोई नया काम नहीं करते, जिसको बार बार हम चीज़ कहते हैं रिफॉर्म, इस्लाह। हम इस्लाह पे, रिफॉर्म पे इस वक्त हर रोज एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, स्पेस भी कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी टीवी शो पे रिफॉर्म का नाम नहीं सुना, मैंने आज तक किसी कॉलम में रिफॉर्म का नाम नहीं सुना। हम 19वीं सदी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठे हैं, हम 19वीं सदी जुडिशरी के साथ बैठे, 19वीं सदी के लॉज के साथ बैठे हुए, कोई हम चीज चेंज नहीं करना चाहते। मुझे बताइए खुदा के वास्ते कौन सी कौम है जो चेंज के बगैर बनती है? अच्छा, बरतानिया ने 10 बड़ी रिफॉर्म की आपके ख्याल में नदीमुल हक साहब, ये जो पाकिस्तान का एक पेक्यूलियर पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर में फौज की बड़ी अहमियत है, और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल अग्रेसिवली इकोनॉमी को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इतने लंबे चौड़े मसाइल एकदम तो शायद हल नहीं होंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो एक सॉर्ट ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद इन पावर स्ट्रक्चर तय पा गया है कि हमें इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो देनी है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमें इकोनॉमी पर तवज्जो देनी है, तो ये शायद आगे चल के कुछ बेहतर रास्ता निकल आए इसमें से? देखिए जी, मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं करते, हम हर चीज चालाकी से पीछे पीछे से करते हैं। बरतानिया ने तरक्की की थी जब उन्होंने मैग्ना कार्टा किया, 1688 वो रिफॉर्म किया, 1832 वगैरह, वो ओपन रिफॉर्म करते हैं। अमेरिका ने अभी जो रिफॉर्म किया 2-3, एक एल गोर ने किया, एक ओबामा ने किया वगैरह, वो ओपन चीज़ें। हमें अगर चेंज करना है रास्ता तो खुदा के वास्ते मुशावरत करें, यही पार्लियामेंट इसीलिए होता है। चले पार्लियामेंट में ना करें, वैसे पब्लिक से करें, और एक अच्छे तरीके से सोचा समझा मंसूबा बनाएं। जब वो लोग रिफॉर्म करते हैं तो वो बहुत तहकीक करके सोच समझ के करते हैं। हमने तो रिफॉर्म किया ही नहीं, अव्वल तो हम रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे तौर तरीके, हमारे काम के तरीके गलत हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं ये सब ठीक है, इसको रहने दो। हमने वही सरकारी कोठी घर रखने, हमने वही मुफ्त गोल्फ खेलनी है, हमने वही आ जाए जजों को हमने कर्जे हंसना दे देना है, ये सब चीजें हमने करती रहना है। पर हम बाहर वालों को कह रहे हैं कि ठीक है हमारी आदत तो खराब है, हम तो बिगड़े हुए बच्चे हैं, बाहर से कुछ ले आए, यूएई, सऊदी अरेबिया कुछ ले आए, बाकी लोग करते तो हम ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि बाहर वाले हमारे कोई क्या रिश्तेदार लगते हैं? लेकिन नदीम साहब हमारा मसला भी तो ये है ना कि हमारे दो तरह के प्रॉब्लम है। एक तो वो जो रिफॉर्म्स का तकाजा करते हैं, उनके लिए तो हमें कुछ लॉन्ग टर्म जाहिर उनके फल भी जरा देर बाद आएगा। कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स भी तो है ना कि अगले 2-4 महीने में, मिसाल के तौर पे अप्रैल में हमने एक बॉन्ड की पेमेंट करनी है, उसके बाद अगले साल जो अगला माली साल होगा उसमें अगेन एक बड़ी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए तो हमें इमीडिएटली कुछ कहीं से पैसे चाहिए ना, जो कुछ हमारे फॉरेन रिजर्व्स में रख दें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जी, आपकी बात सही है, उसके लिए आईएमएफ से रजू करें, आईएमएफ इसीलिए है। आईएमएफ के साथ काम करें और दुनिया को कॉन्फिडेंस दें कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुद ये कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं कि हमने फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को मार देना है, हमने जनाब कंट्रोल्स लगाने हैं, हमने ये करना है, तो खुद आप एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मत शो करें। आप कहें जी हम बाकायदा लोगों को दिखाएं खुल के हम ये रिफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज, आप क्या एनर्जी का निजाम नहीं ठीक कर सकते? हम कह के तंग गए, चले प्रीपेड मीटर्स लगा दे, जैसे आप मोबाइल फोन कार्ड से पे करते हैं, इस तरह बिजली का निजाम भी कार्ड से पे कर दे। अच्छा, आपने डिस्को प्राइवेटाइजेशन की बात की, चल निजाम तो बनाए, कर सकते कि नहीं कर सकते? वो भी नहीं आप कर सकते। आप क्या चीज करना चाहते हैं? हमने गाड़ियों का जो पुलंदा बनाया हुआ है, जो हमारी दकियानूसी गाड़ियां आ रही हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ चली जा रही है, हम वो फ्यूल गजलर्स की तरफ चल रहे हैं, और उनकी भी कीमतें बढ़ाए चले जा रहे हैं मुसलसल। उनकी भी कीमतें बढ़ाई जाए। तो मुझे बताइए हमने क्या चेंज किया? और कोई चेंज सोचे समझे मंसूबे से किया या सिर्फ मीटिंग कर ली? मीटिंग में चेंज नहीं होते। देखिए मीटिंग तो हम इस पेपर भी इस पे लिख चुके हैं, बहुत दफा दुनिया के कंसल्टेंट जो आपको बताते हैं, मीटिंग 6 महीने काम के बाद एक मीटिंग सेटअप होती है। हमारी मीटिंग सेटअप हो जाती है, हम कहते हैं मीटिंग में डिसाइड हो गया। मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं होता। अगर पीछे से पेपर वर्क और काम कोई नहीं हो तो मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं होता। तो हम ये चीजें नई सीख लेना। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में 21वीं सदी वाले काम, नदीम साहब, इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल ले लें। चले हमारे पास हाईवे बहुत ज्यादा है हबीब साहब, हाईवे बहुत ज्यादा है। इंटरनेट, आप इस्लामाबाद में 2 मील दूर चले जाए, इंटरनेट नहीं आता। इंटरनेट इस मुल्क में क्यों नहीं आता? बच्चे कैसे पढ़ाए विदाउट इंटरनेट, बताइए। ठीक है नदीम साहब, आप कह रहे हैं आईएमएफ के पास जाएं हम, नो डाउट आईएमएफ हमें रिफॉर्म्स एजेंडा तजवीज़ भी कर सकता है और कुछ उसका तकाजा भी होता है। ये बताइएगा आईएमएफ
के पास हम कैसे जाएं कि हमारी बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, IMF की वजह से आ गए, हमारे लोगों की कुव्वत अदायगी मुतासर होगी बिलों की, और अब हमें थोड़ी सी रियायत भी IMF नहीं दे रहा, तो क्या हमें, आप चाहते हैं कि हम इसी तरह पेट पे पत्थर बांध के हमें आगे जाना पड़ेगा? 200 यूनिट तक के सार्फिन को रियायत देने पर रजामंदी जाहिर की IMF। देखिए जी, IMF ने आपकी बिजली की बिल कोई नहीं बढ़ाए। पहली चीज तो हम समझ लेना, ये हम हर चीज दूसरे पे डालते हैं। IMF ने आपके बिल कोई नहीं बढ़ाए। 20 साल से मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, जो हम गलतियां करे जा रहे हैं बिजली में, उसका खिमायजा क्यों बाहर के लोग दे? वो तो हमने देने हैं। अगर आप चोरी का निजाम आपने रखा हुआ, अगर बिल पेमेंट का निजाम आपने गलत रखा हुआ है, अगर आप कोल प्लांट्स लगा रहे हैं, अगर आप इधर उधर प्लांट्स लगा रहे हैं, तो मुझे बताएं IMF क्यों खमियाजा भुगते? आप लोग खुद भुगते। अगर आप लोग कोई काम सही, अगर आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, लाहौर में आज 2 फ्लाईओवर्स नए बन रहे हैं, अगर आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, जब आपके पास पैसे देने का वो क्रेडिटर्स को पैसे देने का पैसा नहीं है, आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? तो आप गलतियां करी जाते हैं, फिर आप कहते हैं कोई और आके बिल दे। भाई क्यों दे? मैं तो IMF के साथ हूं बिल्कुल। कोई उनको हमें नहीं इजाजत देनी। इसका मतलब है कि नदीमुल हक साहब, IMF जो हम पर पाबंदियां लगा रहा है, उससे हमारा किबला किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है। अब निजकारी का अमल तेज करने का भी मुतालबा किया IMF ने, और हुकूमती इखराजात में कमी का भी मुतालबा किया IMF ने। देखिए जी, IMF जो मुतालबात कर रहा है, बहुत थोड़े मुतालबात है। हमें अपने आप, हम सब कुछ दूसरे पे ना डालें, अपने आप हमें चेंजेस लाने हैं। मुझे खुदा के वास्ते बताइए कि आप जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं लोगों को, जो अखबारों में भी आ गया, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आप सबको पता है जी, मुफ्त बिजली क्यों दे रहे हैं? आज भी आप में हिम्मत नहीं है कि आप मुफ्त बिजली खत्म करें। मुफ्त बिजली हम जो हिसाब लगा रहे हैं, तकरीबन 10-12 बिलियन रुपए महीने की जा रहे हैं। क्यों मुफ्त जा रहे हैं भाई? तो फिर IMF क्या कहेगा? मुफ्त बिजली, IMF ने तो पैसे नहीं देने ना, वो तो आपने मैंने देने हैं। तो फिर बिल भरें भाई, चुप करके बिल भरें। फिर क्या हम तो बिजली चोरी नहीं रोक सकते। 589 अरब की बिजली चोरी हो रही है, हम तो वो नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही। फिर आप जो फजूल प्रोजेक्ट लगा दिए, कोल का प्रोजेक्ट आपने साहिवाल में लगा दिए, वो कोई लगाने वाली जगह थी? साउथ अफ्रीका से कोल आ रहा है, ओवरलैंड साउथ अफ्रीका जा रहा है, उसके पैसे किसने देने? आपने देने। तो अगर फिर आपने 10,000 बंदे एक्स्ट्रा बिजली में भर्ती किए हुए हैं, क्यों भर्ती किए हुए हैं इतने? मीटर आपके पुराने हैं, मीटर रीडर, मैं बार बार कहता हूं, प्रीपेड मीटर्स क्यों नहीं लगा सकते हम? तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जिससे हमें दूसरों को पता चलेगा कि हम सीरियस हैं। अभी तो किसी को नहीं लग रहा हम सीरियस हैं, अभी तो सबको लग रहा है हम एक मजाक कर रहे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं बाहर वालों को हम कोई किसी तरीके से घेर के ले आएंगे, उनसे पैसे ले लेंगे। तो अगर ये आ जाए पैसे, अगर नदीम साहब, अगर ये पैसे आ जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे 5 साल में 50 अरब और फिर हमारे फॉरेन रिजर्व्स में कुछ पैसे आ जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये मामला हम, यानी ये हमें कुशन नहीं मिल जाएगा कि हम इस्लाहात कर सकें? देखें जी, अगर 5 साल में 50 अरब आता भी है तो आपके रिजर्व में कितना आएगा? लेट्स से 50 अरब, अच्छा 50 अरब आ जाता है जी, ठीक है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने 50 अरब हमारे जेब में तो नहीं पकड़ा देना। उन्होंने कहा भाई अच्छा, जैसे चीन ने किया है, हमें 20 अरब दे दिया। चीन ने क्या किया है? चीन ने कहा भाई ये 20 अरब जो हैं आप इस तरह करें, ये मशीनरी आ गई है, ये प्लांट्स लग गए, अब हम पैसे वापस करें। हमारे रिजर्व में तो कुछ भी नहीं आया। ये सीखे तो सही कि रिजर्व में नहीं आ सकता। अगर मैंने पैसे बाहर से लिए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो बाहर से मशीनरी लेके आएंगे, हमें तो पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे रिजर्व तो नहीं बढ़ेंगे। रिजर्व तभी बढ़ेंगे जब हम पैसे कमाएंगे। एक बात ये भी कही जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि उन्होंने कहा, उनसे मंसूब जो चीज़ें छपी हैं उनकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो हमारे दोस्त हैं, अगर वो लाएंगे तो पहले पैसा पाकिस्तान में आएगा, फिर यहाँ से जाएगा। देखिए जी, चाहे पहले पैसा पाकिस्तान में आ जाए, सपोजिंग वो हमारे रिजर्व में डाल दे, पैसे मान गए, उसके बाद जब उन्होंने मशीनरी मंगवानी, देखिए आपने कैमरे शैमरे मंगवाने हैं, कैमरे तो हम नहीं बना रहे ना, तो आपने पैसे तो देने हैं। तो आप अगर आपके रिजर्व में $1000 आ गया, आपने 2 कैमरे मंगा लिए, खत्म होगी बात, पैसे तो चले गए। अब आपके ऊपर वो पैसे $1000 तो लोन आपके ऊपर पड़ा ना, आपने वापस करना है। तो देखिए, जब तक हम कमाएंगे नहीं, सिर्फ बाहर से लोग ले आए, वो नहीं बात बनती। हमें कमाने पड़ेंगे डॉलर, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 8 बजे उठ के दफ्तर जाना पड़ेगा, 8-9 घंटे काम करना पड़ेगा और काम प्रोडक्टिव करना पड़ेगा। ये नहीं दूसरे की टांग खींचो, एनओसी का खेल नहीं खेलना, फिर खेल खेलना है कुछ बनाने का, कुछ काम करने का, और वो खेल जो है बड़ा मुश्किल काम है। और ये हम क्यों नहीं कर सकते? यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ा कोई नहीं रहा, दफ्तर जाओ, काम कोई नहीं हो रहा, चाय पी रहे, तो फिर यार इसका खमियाजा तो हमें भुगतना है, बाहर वाले लोग तो नहीं भुगतेंगे। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीमुल हक साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। हबीब साहब,
नदीमुल हक साहब जो बात कर रहे थे कि आपने कल वही बात की थी एग्जैक्टली कि मकामी तौर पर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मकामी सरमायाकारों को एतमाद दें कि यहाँ से हम पैसा प्रोड्यूस करें, बजाय इसके कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने का सोचें। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं बहरहाल आर्मी चीफ के इकदामात से मार्केट में एक मुस्बत रुझान तो कम से कम पैदा हुआ है। देखिए, हमेशा इकोनॉमी के दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान दिया, और जाहिर है जनरल आसिम मुनीर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उनकी पाकिस्तान के अंदर उनका कहा हुआ मैटर करता है। तो जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके बाद या कोई हुक्म देते हैं तो वो नाफिज भी होना शुरू हो जाता है जी। तो इस वजह से हमने देखा कि जब आपने अपने यानी वही कायदे कानून में कोई तब्दीली अभी तक नहीं की, सिर्फ जो कायदे कानून बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का। तो उस पे हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मार्केट प्राइस यानी उसकी जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है वो तो मार्केट के मुताबिक रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट के मुताबिक रहनी चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन कम से कम होनी चाहिए। और फिर जैसे अभी नदीम साहब कह रहे थे, हमारी इतनी छोटी सी मार्केट है कि इस छोटी सी मार्केट में 2-4 सट्टेबाज मिल जाए तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट पहले भी हमारी मार्केट कयास आराइयों की वजह से ऊपर जा रही थी। मैं आपको उसकी सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है पूरी पाकिस्तान की, वो तकरीबन कोई 32 अरब डॉलर बनती है साल की, और जनूबी कोरिया जो हमसे बहुत छोटा मुल्क है वहां पे 50 अरब डॉलर एक महीने की। अच्छा, ठीक है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा फर्क है। तो आप जनूबी कोरिया की मार्केट जब हमारी मार्केट से, हम आबादी में बहुत बड़े हैं, रकबे में बहुत बड़े हैं, लेकिन वहां की मार्केट हमसे कितनी ज्यादा डीप है, वहां पे 1-2 सट्टेबाज मिलके ये काम नहीं कर सकते, जबकि पाकिस्तान में ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान की मार्केट में डेप्थ लाने के लिए अगेन वही बात है कि हमें काम करना पड़ेगा। जब हम अपने पैसे बना रहे होंगे, जब हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली मामला ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप देखिए कि कुछ हिस्सा है हमें इन्वेस्टमेंट जो लानी है, नो डाउट हमें एक इमीडिएट बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है कि जो पैसे आए हमारे पास और हम उस अरसे को, यानी हम जो बाहर पैसे देने हैं हम वो देते रहें, लेकिन इस दौरान हम अपने घर को भी इन ऑर्डर करें। हमने ये मौके कई बार जाया किए हैं। हमने ये मौके जनरल अयूब खान के दौर में जाया किए, ये मौका हमारे पास आया, उन्होंने फिर भी ही मेड बेस्ट आउट ऑफ इट कि क्या किया कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी हैवी करना शुरू कर दी। उसका नतीजा कुछ गलत भी हुआ, लेकिन बहरहाल वो पॉलिसी एडजस्टमेंट हो सकती थी बाद में। उसके बाद आप आ जाइए जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, हमने वो उससे पहले चूंकि हमारी नेशनलाइजेशन हो चुकी थी, किसी का भरोसा नहीं था पाकिस्तान में कि मैं कोई यहाँ पे ऐसा पैसा लगाऊं, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहाँ पे मैं कोई चीज बना सकता हूं। और तीसरा मौका हमारे पास जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आया। अगेन वहां पे हम कुछ नहीं कर पाए, हमने वहां पे एक कंज्यूमरिज्म को फरोग इतना ज्यादा दे दिया, लेकिन उसको बैक नहीं किया अपनी इंडस्ट्री से। तो हमारा जो कंज्यूमरिज्म का नतीजा ये निकला कि हमारा सारा पैसा जो था कंज्यूमर के पास आया, वो बाहर चला जाना शुरू हो गया। तो अब आपको पता है कि ये सर्कल आपका क्या है। इसको समझने के लिए आपको ना पीएचडी की जरूरत है, ना आपको कोई साइंसदान होने की जरूरत है। एक सादा सा मेरे जैसा आम आदमी इस साइकिल को समझ रहा है। बस हमें तो काम करने की जरूरत है और बिल की जरूरत है। और ठीक कहाँ से करना है? ठीक हमें अपने घर से करना है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक हम लेंगे यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद तो हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की आईनी मुद्दत कल यानी 8 सितंबर को खत्म हो। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 5 साल आईनी मुद्दत कल यानी 8 सितंबर को खत्म हो रही है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना कौमी असम्बली है, ना ही चारों सूबाई असम्बलियाँ, और इन हालात में नए सदर का चुनाव तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो फिर सदर आरिफ अलवी के बाद सरबराह रियासत कौन होगा? एक ख्याल ये है कि सदर आरिफ अलवी इस ओहदे पर उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता, और ये भी कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी आईनी मुद्दत की तकमील पर ओहदा चेयरमैन सेनेट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ आम इंतखाबात की तारीख पर शुरू होने वाली सर जंग में चंद रोज़ से ऐवान सदर में अब खामोशी है। इस खामोशी की वजह क्या ऐवान सदर की चौथी मंजिल पर होने वाली मुलाकात है, या फिर मामला कुछ और है? और सदर मोहम्मद तोशी के हवाले से क्या सोच रहे हैं, इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे हबीब साहब से। हबीब साहब,
क्या लग रहा है आपको, सदर ममलकत इस्तीफा दे देंगे कल अपना, उनकी मुद्दत खत्म हो मुझे गई? ये समझ नहीं आ रही कि आपको ये क्यों लग रहा है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, वो पाकिस्तान के सरबराही रियासत है। लोग बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान कि का उनकी मुद्दत इस खत्म हो गई, शायद वो अपना ओहदा देखिए, छोड़ दें। पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद मुंतखब ओहदा है सदर का, बाकी तमाम मुंतखब ओहदे सवाए चेयरमैन सेनेट के खत्म हो चुके हैं। जी ठीक है ना। जी। ये वाहिद ओहदा है जिनको तमाम सूबों से वोट पड़े थे और ये विफाक की अलामत है। तो ऐसे जिम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्स को क्यों छोड़ना चाहिए? और बिलखुसूस दस्तूर ने ये एहतमाम किया है कि सदर का ओहदा इतना अहम है कि अगर असम्बलियां टूट भी जाएं तो सदर के पास अपने ओहदे पर रहने का मैंडेट होगा। जी। यानी वो अपना काम चला के रखेंगे। ये रियासत है, को मजाक तो नहीं है ना। हमने इसको अगरचे बहुत सारी चीजें हमने इसमें खराब कर दी हैं, लेकिन बहरहाल रियासत की एक तौकीर जो है वो उसे कायम लेकिन रहना कुछ चाहिए। लोगों की ख्वाहिश तो रही है ना कि देखिए, सदर साहब अपना ओहदा छोड़ दें। ख्वाहिशात पे नहीं, ये तो मामला सीधा सीधा कानून और दस्तूर का है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सदर ममलकत ऐसा सोच रहे हैं या सदर ममलकत को ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा। सदर ममलकत इस वक्त हमारे पाकिस्तान के वो जिम्मेदार हैं और जब तक अगले जिम्मेदारान इलेक्शन के जरिए आ ना जाएं उन्हें ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो भी सादिक संजरानी साहब की आप बात कर रही हैं, सादिक संजरानी साहब की सूरत में सदर, अगर वो सदर के ओहदे पर फाइज हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी काबिल कबूल नहीं होगी बहुत सारे लोगों के लिए, और पाकिस्तान अपनी सदारती ओहदे की तौकीर मजीद कम कर लेगा। क्योंकि जिस तरह के सादिक संजरानी साहब हैं, उनकी शख्सियत है, मेरा ख्याल है कि उनको सदर के ओहदे तक पहुंचने के लिए मजीद कुछ पुख्तगी चाहिए। अच्छा। तीसरी बात यह है कि बलूचिस्तान से ही हमारे निगरान वजीर आजम का ताल्लुक है, तो निगरान वजीर आजम यानी सदर की हैसियत भी तकरीबन निगरानों जैसी हो जाएगी। तो वहां पर हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर भी बलूचिस्तान का ही एक आदमी सदर के ओहदे पर आ जाए? तीसरी, इसमें कोई मजायका नहीं है। मुझे लगा कि शायद इसमें कोई कबाहत नहीं, है। इसमें कोई मजायका नहीं है, कबाहत नहीं है, लेकिन मुल्क एक विफाक है ना। हाँ, ठीक है। उस विफाक में सभी लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर चौथी बात यह है कि खुद एक ऐसा शख्स यानी सदर जो हमारे सादिक संजरानी साहब हैं, जो अपनी मुद्दत इंतखाब के बिल्कुल करीब, यानी उनकी मियादे ओहदा ख़त्म होने वाली है, यानी वो खुद इस बात के मोहताज हैं कि नई असम्बलियाँ मुंतखब हों, तो फिर उन्हें भी इंतखाब, वो भी इंतखाबी अखाड़े में कूदें, यानी चाहे उन्होंने सेनेटर बनना है या कुछ और बनना है, तो फिर वहाँ पे उनके लिए क्यों ये, यानी मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नामौजू सूरत हाल होगी कि वो भी सदर के ओहदे पर हों। तो लिहाजा ये जो सिस्टम है हमारा, इसकी जो थोड़ी बहुत तकदीस बाकी है, हमारे दस्तूर का जो थोड़ा सा एतमाद भरोसा हमारे दिलों में है, उसको मेरा ख्याल है कायम रहना चाहिए और सदर साहब भी अपने ओहदे पर ही। अच्छा हबीब साहब, पिछले हफ्ते आप ये कह रहे थे कि सदर साहब तारीख देने के हवाले से, इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से गौर कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत कर रहे हैं। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं मुकम्मल खामोशी है ऐवान सदर साहब को ये एतमाद दिलाया गया है कि आप इलेक्शन की तारीख ना दें। हाँ। ये काम इलेक्शन कमीशन ही कर देगा। अच्छा। और आप जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये काम कर लेगा। अब सदर मुमलकत ने, जाहिर है जिन्होंने उनको जिम्मेदार लोगों ने उन्हें बताया है, तो उन्होंने इस बात को पर भरोसा किया है, इस बात पर एतमाद किया है, और जाहिर है सदर मुमलकत को एतमाद दिलाने वाले कोई कमजोर लोग नहीं हैं। तो डेफिनेटली हमें तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे, और मैं भी अब यही देख रहा हूँ कि हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें ऐन मुमकिन है कि अगले महीने में आपको इलेक्शन के पूरे शेड्यूल के बारे में भी कुछ इल्म हो जाए। ये भी आप खबर दे रहे हैं? जी, मेरा अंदाजा ये है कि ये कुछ ज्यादा देर इसमें बाकी नहीं। ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे नाज़िया, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे चित्राल में दहशतगर्दों के हमले के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में हालिया कुछ महीनों से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से सबसे ज़्यादा इस हवाले से इत्तलात आई। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 एहलकार शहीद हुए। उधर CTD बलूचिस्तान ने क्वेटा के इलाके अकबर्ग में ऑपरेशन के दौरान कलअदम TTP के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। गुज़श्ता साल
नवंबर में ख़त्म होने वाली जंगबंदी के बाद से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और ज़्यादातर हमलों में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त में दहशतगर्दी के वाक़यात में 93% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर क्यों उठा रही है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर सिक्योरिटी उमूर मोहम्मद आमिर राना साहब। आमिर राना साहब, चित्राल में कलदम तंजीम का ये जो हमला है, इसे कितना बड़ा थ्रेट समझा जाए? ये एक पूरा सिलसिला है इस तरह के हमलों का, जो पहले एक शरानी के थाने पे हुआ, फिर अजोब के कैंटोनमेंट पे हुआ, उससे पहले इसी तरह के वाकयात जो है फ्री के कलों के ऊपर होते रहे हैं और अभी ये चित्राल में। तो ये खासी खौफनाक बात है क्योंकि इसमें शायद बराह रास्त टीटीपी नहीं है, बल्कि वो दहशतगर्द शामिल हैं जो पहले अफगान तालिबान के साथ लड़ते रहे, पाकिस्तानी थे, अब वो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है और इनके तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और ये इम्कान भी है कि इनको शायद अफगान तालिबान की अगर हमायत बराह रास्त नहीं है तो कम से कम हमदर्दियाँ इनके साथ ज़रूर हैं। तो ये थ्रेट आने वाले दिनों के अंदर ये बढ़ेगा और इसके लिए पहले भी हम ये बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कार्य को मौसर बनाना आमिर, ये बताइएगा कि हमने तो बाढ़ लगाई है और इस इलाके में, ज़ाहिर चित्राल वाले इलाके में उस तरह बाढ़ का बंदोबस्त नहीं है, तो क्या आइंदा हम देखेंगे कि मुहाज चित्राल बन जाएगा खुदा न खास्ता? नहीं, देखिए ये खासा सिर्फ चित्राल तक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि शरानी अजोब और फिर ये कला अब्दुल्ला और इधर भी ये इसी तरह की सूरत हाल है। आज से कोई 17-18 माह पहले चमन के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी थी। तो ये ओवरऑल एक एटीट्यूड है अफगान तालिबान के कुछ गिरोहों का और ऐसे लोगों का जिनको हम तालिबान की हमायत हासिल है। वो खतरा यही है कि अगर ये फैलती है तो पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस होगा वो फिर इतना बर्दाश्त वाला नहीं होगा। अगर वो कहीं पाकिस्तान अपने टॉलरेंस जो है उसको छोड़ना पड़े और कोई काइनेटिक मेजर्स लेने पड़े तो स्केल फिर कॉन्फ्लिक्ट कब बढ़ जाएगा। ये दहशतगर्दी से ज्यादा और बॉर्डर इनसिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट से काफी बढ़ने का इम्कान है। तो आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब सूरत हाल इस नहज पर आ रही है कि हमें किसी नए ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा? ऑपरेशन तो फिर बार बार हम करेंगे कहाँ, वो तो फिर अफगानिस्तान में ही होगा और उसका मतलब वही है कि फुल स्केल, ये मीडियम स्केल जो है एक आप बड़े एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, बल्कि उसको वॉरफेयर ही कहें, तो वो ना तो अफगानिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना हम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अभी कोई शायद मौसर चैनल हमारे पास नहीं है जिससे हम तालिबान से कम्युनिकेट कर सकें, अपना पैगाम पहुंचा सकें। वैसे तो इनफॉर्मली बहुत सारे चैनल हैं, रोज बात होती है, हॉटलाइंस भी हैं, लेकिन वो कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जिसके ऊपर जाके कुछ इश्यूज की रेजोल्यूशन हमने देखा है आमिर के जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, अबूरी हुकूमत, वो कुछ हमसे डिस्टेंट, या मेरा तासुर इस तरह बन रहा है खबरों को देख के कि वो हमसे कुछ डिस्टेंस करती चली जा रही है। क्या इस कहीं मामले में कोई और फरीक तो नहीं आ गए, या खुद काबुल गवर्नमेंट हमसे कोई चीज तो नहीं मनवाना चाह रही? देखिए, ये इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली, और उसमें लेकिन इस तरह के अभी कोई शाहिद नहीं है कि जिसको हम सबूत के तौर के ऊपर पेश कर सकें। तो उसमें दो जो लोग हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, मुल्ला याकूब के बारे में कहा जाता है, जाहिर है कि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी अबूरी, और बहुत सारे मामला वही बॉर्डर से रिलेटेड देखते हैं। एक तो इसी तरह के कुछ और इंडिविजुअल्स हैं, फिर एक ऐसा तालिबान के अंदर गिरोह है जो पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उनको अफगान सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता, और वो भी पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान की मिलिट्री की बैशिंग करता रहता है वक्तन फवक्तन, और डिस्टेंस करता है पाकिस्तान से। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं, और इसके अंदर बड़े अहम लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक तो रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो लोकल जो है डोमेस्टिक ऑडियंस, वो उनको उसकी वजह से वो मजबूर हैं कि वो शायद कोई बड़ी
इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो हम अपना लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम बॉर्डर क्लोज करें, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरियात का इन्हिसार अफगानिस्तान का हम ही पर है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कोई अगर हम कुछ माह पहले तक बात करते तो तब तो ये ठीक था। और जैसे आपको बताया कि मैं अभी चूंकि चमन में हूँ और उससे पहले हम ये तोरखम पे भी और इन जगहों के ऊपर अभी तो जो अफगान जो यहाँ पे थे वो वापस जाना शुरू हो गए हैं। और जो अच्छा। यहाँ पे दहाइयों से इधर थे, क्योंकि उधर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनती जा रही है, तो शायद कोई बहुत बड़ी लेवरेज अभी नहीं है। अच्छा, तो आमिर साहब, आपने कहा कि अभी हम ऑपरेशन की तरफ भी नहीं जा सकते क्योंकि उससे भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकेगी बल्कि वर्स हो जाएगी। सेकेंडली ये कि अभी बातचीत के लिए भी कोई खास चैनल्स नहीं खुले हुए। तीसरा ऑप्शन कोई है हमारे पास? नहीं, कई ऑप्शन है। अच्छा। तीसरा ऑप्शन तो ये है कि जो चाइना के साथ क्वाड्रिलेटरल है उसको इफेक्टिव एक चैनल के तौर पे करें, और दूसरा जो मौसर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उज़्बेकिस्तान भी है। उसकी शिकायतें पाकिस्तान की मिलती जुलती हैं। तो ये दोनों चैनल्स को मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है और हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। हबीब साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान के साथ, जैसे अभी आपने भी सवाल किया कि हम ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान खुद को हमसे डिस्टेंट कर रहा है, ये कार्रवाइयाँ इसी वजह से हो रही है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं अफगानिस्तान की तरफ से डिनाई किया जाता है उन कार्रवाइयों के हवाले से। उसमें दो तरफा मामलात हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान की तफहीम है, यानी अफगानिस्तान को जिस तरह हम समझते हैं, वो भी मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ रियलिटीज़ नज़रअंदाज की गई हैं। अच्छा, उनको मेरा ख्याल है हमें दोबारा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को। अच्छा, इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की गई है, उसके पीछे आपको पता है 20-22 साल का प्रोपेगेंडा है। फिर तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त है उसके बारे में इब्तदाई तासुर ये था कि शायद ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी, और अब इस हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं जी। और जिस तेजी से ज़ाहिर है एक क्लीन स्लेट पे उन्हें हुकूमत मिली है, उन्होंने ना किसी का देना था ना किसी से कुछ लेना था, बल्कि अब तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं। अब आप देखिए कि वहां पे उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस अफगान गवर्नमेंट का बहुत बढ़ गया है, और अफगान जो है उनको ये महसूस हो रहा है कि दरअसल अब वो चूंकि उनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, उनके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो दुनिया का इल्म पहले अफगानिस्तान तक पाकिस्तान के जरिए पहुंचता था, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही, पहुंच रहा है। तो वो ये समझ रहे हैं कि वो एक नया मुल्क बना सकते हैं। ठीक। चौथी बात यह है कि देखिए अफगानिस्तान बतौर मुल्क एक हाईली रियासत है, एक बफर स्टेट जी। बफर स्टेट की अब गुंजाइश खत्म होती चली जा रही है दुनिया में, तो वो एक रैशनल बना रहे हैं अपने लोगों को बेचने के लिए कि हमें एक दुश्मन की जरूरत है, तो वो हमें पेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके ऊपर जो अफगान लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा है वो उससे बखूबी वाकिफ है। अल्लाह करे हमारी पॉलिसी साजों में भी कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने मॉडर्न अफगान लिटरेचर जो इस मौजू पे लिखा गया है उसको देखा हो। यानी हमें टेक्निकल तरीके से इस मामले से निपटना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।